किसका इसका हो गया बेटा ये क्वेश्चन? किसी का भी नहीं हुआ? अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इन अ ट्रायंगल ABC पोजीशन वेक्टर वर्टिसेस के गिवन है। ठीक है, देखो आप कैसे क्या करना है। एक ABC ट्रायंगल है, तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स नोन है। तो सपोज करो ये A है, पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, B पोजीशन वेक्टर स्मॉल b एंड C पोजीशन वेक्टर स्मॉल c। फिर दिया BC contains a point D divides BC in the ratio 2:1। तो मान लो ये D पॉइंट है, ये 2:1 रेशियो है, 2:1 एंड CA E divides CA in the ratio 2:1। ये 2:1 है, ये है E। अब हमने D का पोजीशन वेक्टर स्मॉल d एज्यूम कर लिया, E का स्मॉल e एज्यूम कर लिया एंड F डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1। ये भी 2:1 रेशियो है, F है, पोजीशन वेक्टर स्मॉल f है। यस, तो फर्दर दे से दैट AD इंटरसेक्ट B, AD B एंड CF आर ज्वाइंट। सपोज हमने A को D से ज्वाइन कर दिया, B ज्वाइन विद E एंड F विद C। In fact, and now they say that AD intersect B at P। AD और B का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, AD एंड B का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये P है। AD and B intersect at P and CF AD intersect CF at R। तो ये CF है, ये R है। तो we need to find rather CF at R and B intersect CF at Q। तो ये B है, CF है, ये Q है। So what is being asked? Position vector of PQR चाहिए, AP is to PD, CQ is to QF ratio चाहिए। That all can be done। जैसे मान ली मैं P की बात करूं, P की, how to get the position vector of P? So P is the point of intersection of AD and BE। अगर मैं बोलता हूं कि P का पोजिशन वेक्टर स्मॉल p है, तो डेफिनेटली स्मॉल p क्या होगा? स्मॉल p होना चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A and D। It has to be x times A plus y times D such that x plus y is equal to 1। ये P AD और BE का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो यही P ये भी होना चाहिए कि x नॉट टाइम्स B प्लस y नॉट टाइम्स E सच दैट x नॉट प्लस y नॉट इक्वल टू 1। ये दो जो पॉसिबिलिटीज हैं, इससे हम P को डिटरमिन कर सकते हैं। क्या करें? तो उसका तरीका आपको मैंने बताया था बिल्कुल। अगर आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से वर्कआउट किया था तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि क्या करते हैं ऐसे। D क्या है जी? तो D को अगर हम लिखना चाहें, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो, D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2 इट इज 2C प्लस B डिवाइडेड बाई 3। एंड सिमिलरली E की बात करो तो E क्या है? E, हाउ टू राइट E? E is 2A plus C by 3। E is 2A plus C divided by 3। C है C। तो यहां से मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा थ्राइस E, 3 टाइम्स पोजिशन वेक्टर E is equal to 2A plus C
and 3 times position vector D is equal to 2C plus B plus 2C. And in this सिमिलरली F को हम क्या लिख सकते हो, तो 3 टाइम्स F अगर लिखूंगा मैं तो वो क्या हो जाएगा, वो 2B प्लस ए हो जाएगा, 2B प्लस ए, 2B प्लस ए। अब जरा देखो, अभी मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की बात करूंगा। फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 3 इक्वेशन है हमारे पास में, बट वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। क्यों? बिकॉज हमें कौन सा पॉइंट का भी चाहिए, पी पॉइंट का। ई के साथ बी का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहां पर बी चाहिए, और डी के साथ ए का कॉम्बिनेशन बनाना है, डी विद ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये डी है ना, तो डी के साथ ए का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने? सबसे पहला स्टेप बताया था कि राइट हैंड साइड में जो कॉमन वेक्टर है, कॉमन वेक्टर को सेम बनाना चाहिए। कॉमन वेक्टर हमारा क्या है जी? कॉमन वेक्टर है C, और यहां है 2C, तो ये ट्वाइस ऑफ C है, तो इसको भी 2 टाइम्स C करना चाहिए। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास में ऐसा आएगा 6E वेक्टर इज इक्वल टू 4A वेक्टर प्लस डबल ऑफ C वेक्टर, और इसको ऐसे एज इट इज रखो, 3 टाइम्स D वेक्टर इज इक्वल टू 2B वेक्टर प्लस ट्वाइस C वेक्टर। ये हमारा फर्स्ट का ऑल्टर्ड वर्जन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को ऐसे रीराइट कर लिया। अब रीराइट करने के बाद क्या करना है वो देखो, जो मिसिंग वेक्टर है यहां पर 2B है, तो इधर में 2B ऐड कर दो, 2B दोनों साइड ऐड करो, क्योंकि कोई भी चीज फर्स्ट में 2B एंड सेकेंड में क्या ऐड करेंगे, 4A, तो यहां पर 4A ऐड कर दो, 4A, यहां भी 4A ऐड कर दो, और यहां पर 2B ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ B वेक्टर, और राइट साइड में भी ट्वाइस ऑफ B वेक्टर ऐड कर दो। उससे क्या हुआ जी, आफ्टर एडिंग दीज 2 वेक्टर्स क्या हुआ, फटाफट बोलो। RHS हमारा सेम हो गया, राइट? RHS को इक्वल बना दिया। RHS को इक्वल बनाने के बाद क्या करना है, X और Y, ये B का कॉम्बिनेशन बन गया, और ये AD का, B और AD का जो कॉम्बिनेशन होगा अगर सेम हो गया तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, AD और B का कॉमन पॉइंट आ जाएगा। सिर्फ कंडीशन होनी चाहिए XY का सम 1, X0 Y0 1। तो यहां देखो, तो XY क्या है, 2 6, इसका सम 1 बनाने के लिए 2 + 6 8 से डिवाइड कर दो, इसको 8 से डिवाइड कर दो, इधर भी 8 से डिवाइड कर दो, इधर भी 8 से डिवाइड कर दो, इधर भी 8 से, इधर 7 से। एक सेकेंड, ओ सेकेंड इक्वेशन तो हमारा चेंज नहीं हुआ था ना, तो यहां पर B + 2C रहेगा बेटा। फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, तो 4A + 2C होगा। सेकेंड इक्वेशन सिंपली रिमेन्स B + 2C, आई एम वेरी सॉरी, B + 2C। तो यहां पर हमारा 7 ही होगा, तो यहां पर भी B ही ऐड करना पड़ेगा ना, यहां पर B ऐड करेंगे, यहां पर भी B ऐड करेंगे, ओनली B, राइट? और ये ठीक है, तो ऑब्वियसली 7 से थ्रू आउट डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 7, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, और यहां भी 7। तो फाइनली आपका क्या मिल रहा है वो देखो, क्या मिला कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ P
ये कंक्लूजन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज गिवन एज 4 टाइम्स A प्लस B प्लस 2 टाइम्स C डिवाइडेड बाई 7, है ना। इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ एंड इसको ऑब्जर्व करो, इट इज इक्वल टू B प्लस 6E बाई 7। व्हाट डज दिस मीन? ये BE को इट डिवाइड्स B इन द रेशियो 6:1। इसका मतलब हमने ये प्रूव किया कि PB डिवाइडेड बाई PE ये रेशियो है 6:1। तभी ना ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है E से और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है B से, ठीक है। एंड सिमिलरली AD को देखो, इसको ऑब्जर्व करो, ये दिस इज इक्वल टू 4A प्लस 3D बाई 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4 टाइम्स A है ना। तो ये तुम्हारा यहां से P से लेके D तक ये डिस्टेंस 4 होगी और ये 3 होगा। 3 टाइम्स D प्लस 4 टाइम्स A डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। तो ये रेशियो ये भी आ गया कि PA इज टू PD, AP इज टू PD रेशियो जो है वो क्या है? ये है 3:4। तो हमें यही तो चाहिए था, ये रेशियो मिल गया 3:4 और P का पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो मैंने एक पार्ट कर दिया, राइट। ऐसे अब Q का पोजीशन वेक्टर निकाल लो तो ये रेशियो मिल जाएगा। चलो Q का निकाल लो, Q का भी देख लेते हैं। Q का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या देखना है? तो आपको ये देखना है कि Q जो है वो CF एंड B का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। BE और CF को, मतलब E और F, फर्स्ट इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन को देखना, ये फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब ये प्रोसीजर इसको मैं हटा रहा हूं, अब हम फर्स्ट और थर्ड को डील करने जा रहे हैं। देखो कैसे। फर्स्ट और थर्ड के लिए क्या करेंगे जी? तो फर्स्ट एंड थर्ड में सबसे पहले तो कॉमन देखो, कॉमन वेक्टर क्या है? A। यहां ट्वाइस A है, यहां A है, तो क्या करेंगे? तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 I'll get 3E इज इक्वल टू 2A प्लस C, बट यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6F इज इक्वल टू 4B प्लस 2A। इट इज जस्ट टू मेक द कॉमन वेक्टर सेम। कॉमन वेक्टर यहां पर भी 2A है और यहां पर भी 2A है ना। आफ्टर मेकिंग द कॉमन वेक्टर आइडेंटिकल, C मिसिंग वेक्टर को यहां C लिख दो, C वेक्टर दोनों साइड ऐड कर दो और यहां पर 4B ऐड कर दो, दोनों साइड 4B, एंड देन 1 प्लस 6 7, 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाय दिस। तो अगले स्टेप में आ जाएगा क्या कि 2A प्लस 4B प्लस C डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4B प्लस 3E बाय 7 which is also equal to C plus 6F by 7. What does this mean? ये जो आउटकम है इसका क्या मतलब है? इसको अब इंटरप्रेट करो। तो इसको इंटरप्रेट करेंगे तो आप बोलेंगे कि एक पॉइंट है जो BE लाइन को B लाइन को 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये 3 है और ये 4 है, 3 टाइम्स E 4 टाइम्स B। तो ये Q पॉइंट है और वही पॉइंट, सेम पॉइंट को CF को 1:6 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 6 है और ये 1 है। तो यहां से आ गया क्या कि CQ इज टू QF, FQ का रेशियो क्या है? 6:1। एंड यहां से ये भी आया कि Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो ट्वाइस A प्लस 4 टाइम्स B प्लस C डिवाइडेड बाय 7। तो ये आउटकम हमारा इस पार्ट के लिए हो गया।
तो हमने पी क्यू और ये रेशियो निकाल लिया। सिमिलरली आर निकाल सकते हैं और आर के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिजायर्ड रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इस आर के लिए आपको सेकेंड और थर्ड को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एफ और डी, तो ये डी वाला और ये एफ वाला जब यूज करेंगे तो आर पॉइंट का आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, आपको पता ही है। तो मूविंग अहेड, ये सभी लोग को ये बात समझ में आ गई? एक बार मुझे कंफर्म करो, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके थे। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जल्दी करो, क्विक। 8th एंड 9th क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन। अब बिकॉज आप क्वेश्चन एक कर लिया तो थोड़ा रिफ्रेश भी हो गया आपको कॉन्सेप्ट, राइट? तो 8th और 9th क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो 5 मिनट का है। 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के बाद 8th रिव्यू करूंगा, उसके बाद 9th क्विक। एट्थ क्वेश्चन में किसका इसका हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 8। किसी का भी कोई अभी रिप्लाई नहीं है? क्या बोला गया? द पॉइंट डी एफ डिवाइड द साइड बी सी सी ए बी ऑफ अ ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो दिस एंड दिस। प्रूव दैट द लाइंस ए डी बी एंड सी एफ आर कॉन्करेंट। तो क्या किया आपने? क्यों भाई, ट्राई नहीं कर रहे हो? क्या चक्कर है? अरे एक ये ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल ले लिया, राइट? कंसिडर ट्राइंगल ABC, A is the position vector respectively, B for small b and C for small c, and then D is a point on BC. Divide the ratio in the ratio 2:3। मान लो ये D पॉइंट है, ये 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है BC को। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोजीशन वेक्टर D होगा वो होगा 2C प्लस 3D 3B बाय 5। सेक्शन फार्मूला लगाया आपने? well done। and E lies on CA, divide in the ratio 1:2। तो ये हो गया 1:2, सपोज करो ये E है, 1:2 रेशियो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट E विल बी A प्लस 2C divided by 3। and similarly F lies on AB and divide in the ratio 3:1। तो बेसिकली कुछ ऐसा है कि एक थ्योरम है, अगर आप इसको
ऐसे होगा ऐसे, ये 3:1 है, ये पॉइंट एफ है, एंड पोजिशन वेक्टर स्मॉल एफ विच कैन बी रिटन एज 3b plus a by 4। तो ये इंफॉर्मेशन नोन है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, राइट। अब इसी इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। इस सीवास थ्योरम है बेसिकली, अगर आप उस थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट से जाओ तो स्ट्रेट अवे भी बोल सकते हो 2/3 इंटू 1/2 इंटू 3/1, तो इट इज प्रोडक्ट इज 1, ये तीनों रेशियो का प्रोडक्ट 1 है तो कॉन्करेंसी होगी। बट इस बात को यहाँ पर हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास 3 आउटकम है। एक ट्रिपल ऑफ ई इज इक्वल टू a plus 2c, a plus 2c। Similarly, triple of 4 times f, it is equal to a plus 3b, a plus 3b, and 5 times d is equal to 2c plus 3b, 2c plus 3b। These are the 3 equations we have, right? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ये AD और B का इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ है, AD और B का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मान लो ये पॉइंट है P, फिर हमें दिखाना है कि जहां पर AD और B इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से CF पास कर रही है। तो AD और B के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें A और D और B और E का लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की बात करो, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि E के साथ B का कॉम्बिनेशन और A के साथ D का कॉम्बिनेशन, तो यहां पर A चाहिए और यहां पर B चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन वेक्टर देखो तो सेम है, कोई भी दो पेयर लोगे ना तो कॉमन वेक्टर सेम है, दिस इज गुड थिंग। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, जो अनकॉमन वेक्टर है उसको ऐड करो, है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या ऐड करेंगे, 3b। तो यहां से हम 3b प्लस 3e इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 2c। यहां पर हमने बोला ऐड 3 टाइम्स b वेक्टर बोथ साइड, राइट। लास्ट में क्या ऐड करेंगे, तो मिसिंग वेक्टर है a, तो यहां पर ऐड a, तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस 5 टाइम्स d वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। अब देखो राइट हैंड साइड सेम हो गया, और इसमें भी अगर आप चाहो, यहां मिडिल वाले में क्या ऐड करो, तो कोई भी दो को देखो या इन्हीं दोनों को देखो। तो यहां पर हम जैसे इन दोनों में 3b सेम है, तो यहां पर 2c ऐड कर दें, यहां पर 2c ऐड कर दो दोनों साइड में, ऐड 2c ट्वाइस ऑफ c। तो ये भी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ c वेक्टर प्लस 4 टाइम्स f वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू a वेक्टर प्लस ट्रिपल ऑफ b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। नाउ व्हाट वी गेट, 4 plus 2 6, 5 plus 1 6, divide this by 6, divide this by 6, divide this by 6 both side and conclude। क्या कंक्लूजन आया भाई यहां से बताओ। तो therefore क्या कंक्लूजन है, there exists a point P with position vector r which is equal to a plus 3b plus 2c divided by 6, and because it is also equal to 3b plus 3e by 6, इसका मतलब क्या हुआ कि B लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड करती है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो यहां से आ गया कि PB
is to PE is equal to 1:1. It is also equal to 2C plus 4F divided by 6. What does that mean? CF को वही पॉइंट R, वही पॉइंट P, CF को 1:2 मतलब 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. 2:4 मतलब 2:1, 2:4 मतलब 1:2. तो 4 CF देखो, CF ये CF है, तो PC क्या है? 2 है, ये 4 है और ये 2 है. 2 टाइम्स C प्लस 4 टाइम्स F. तो यहां से एक भी मिल गया हमारा कि CP इज टू PF. ये रेशियो क्या है? 2:1. एंड यही सेम पॉइंट है A प्लस 5D/6. इसका मतलब क्या हुआ कि AD को किस रेशियो में डिवाइड करा? 5:1 रेशियो. 5 टाइम्स D एंड 1 टाइम्स A. तो यहां से आ गया PA. AP इज टू PD इज इक्वल टू 5:1. ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया कि बिकॉज ये तीनों का पॉइंट AD और PB का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही CF और AD का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है. तो AD, BE एंड CF आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंसी के साथ साथ हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी फाइंड आउट कर लिया है ना. कॉन्करेंट भी प्रूव हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेवियंस भी आ गया, और ये भी पता चल गया कि ये रेशियो दिस इज टू दिस रेशियो क्या है ना, और दिस इज टू दिस रेशियो क्या है, एंड दिस इज टू दिस रेशियो क्या है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, राइट. नाइन्थ किस कैस का हो गया? 8th क्वेश्चन पे कंफर्म करो सबको समझ में आ गया कि नहीं. ठीक है, 9th पे आ जाओ. 9th किस कैस का हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जिसका इसका हो गया है जस्ट लेट मी नो. चलो गो अहेड विद 9th. जिसका इसका 9th हो गया जरा चैट बॉक्स में मेंशन करो, जो 4 बच्चों ने 9th कर लिया है, जस्ट मुझे पता चले किसने किसे कर लिया. 3√10/4 दिशांत का आ गया, गुड. बेसिकली क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल दे दिया, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए. तो मोर और लेस ऐसे समझो आप कि लेंथ दे दी ना, जैसे अगर A है और इसका कोऑर्डिनेट दिया इन्होंने 1, -1, -3. ऐसे B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 2, 1, -2. C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया -5, 2, -6. सो व्हाट इज द लेंथ AB? AB लेंथ क्या आएगी? स्मॉल c. स्मॉल c है ये, स्मॉल c. ये स्मॉल b है, ये स्मॉल a है. व्हाट इज स्मॉल c? स्क्वायर रूट ऑफ, ये लेंथ निकालना है 1 x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर 4, z2 - z1 होल स्क्वायर 1. इट इज एक्चुअली √6. ये √6 है सब. ऐसे स्मॉल b पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल A. मतलब हमें ये एंगल A का बाइसेक्टर चाहिए. If AD is the bisector, let AD is the bisector of angle A. Let this point be D and AD is the angle bisector, means I presume that these two angles are equal, A/2.
So I can get the length AD provided I get the point D, and we know that the internal angle bisector, since internal angle bisector divides opposite side BC in ratio C is to B, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये लेंथ और ये लेंथ फाइंड करें, so that using the section formula of internal division of BC in the ratio C is to B, I can find D. Once you get the coordinate of D, you can get the length AD, right? तो B क्या आया? B फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, B फाइंड करो, तो B comes out to be 1 plus 5 36 minus 1 minus 2 plus 9 minus 3 plus 6 39. You can take 9 common, right? तो 3 times 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? √6. इसका मतलब हुआ कि C is to B रेशियो कितना हुआ? 1:3 रेशियो. तो अगर ये K है तो ये ट्रिपल K है. तो हमने ये डिटरमिन किया दैट द पॉइंट D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 1:3. दैट इज 1:3 रेशियो है. तो पोजीशन वेक्टर D क्या आ गया? D का पोजीशन वेक्टर आएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो तो आएगा क्या? 1 times this प्लस 3 times this, तो आएगा -5i प्लस 2j माइनस 6k प्लस 3 times 2i प्लस j माइनस 2k. क्लियर है? Isn't it? Minus 2k divided by 4. अब ये क्या आया जरा? D का पोजीशन वेक्टर मतलब D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर 6i minus 5i मीन्स i, 3j plus 2j 5j, and minus 6 minus 12k divided by 4. मीन्स कोइंसिडेंटली D अगर आ गया और A आ गया तो हमें AD वेक्टर मिल जाएगा, राइट? AD वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो इट इज इक्वल टू i प्लस 5j माइनस 12k बाय 4 माइनस i माइनस j माइनस 3k 4 टाइम्स बाई 4. ऐसा कर दो और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये वेक्टर आ जाएगा, पूरा वेक्टर आ जाएगा. तो उसका मैग्नीट्यूड से लेंथ आ जाएगी. तो क्या आएगा? -3i प्लस 9j माइनस 12 एंड प्लस 12. माइनस 12k एंड प्लस 12k कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 4. एंड देयरफॉर द AD लेंथ is equal to magnitude of vector AD, that is equal to 1/4 times under root of 9 plus 81. It is 3√10/4. तो एग्जैक्टली सेम आंसर दिशांत ने दिया था. एंड वेल डन बेटा, गुड. ठीक है जी. तो आपने देखा सेक्शन फार्मूले के काफी सारे एप्लीकेशंस. कॉन्करेंसी प्रूफ करना है, 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, या 2 लाइन सेगमेंट्स को अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन उनको किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, वो सारा चीज हम फाइंड कर सकते हैं. तो आफ्टर जस्ट गेटिंग ऑल ऑपरेशंस जो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर
and section formula and its application. Now we can go ahead with other applications of वेक्टर. तो अगला कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे बेटा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. तो आप मेंशन करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही यूजफुल है. ये आगे के जितने भी वेक्टर के कॉन्सेप्ट करेंगे, चाहे हम ट्रिपल प्रोडक्ट करें, कोप्लेनारिटी की बात करें या कोलिनियरिटी की बात करें, पॉइंट्स का, वेक्टर्स का, और फिर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, है ना, तो वो हर जगह ये इस्तेमाल होगा. तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले मैंने बताया था कि कंबाइनिंग वेक्टर्स लीनियरली. जब वर्ड लीनियर आता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि दो वेरिएबल है एक्स और वाई और लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब हम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. एनी वेरिएबल कैन बी मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट एंड एडेड और सब्ट्रैक्टेड. So multiplying by a constant and adding it is called linear combination. Here also the idea, the basic thought is same, right? So let's define the linear combination of a set of vectors की बात कर रहे हैं. तो linear combination of a given set of vector a1, a2, a3, an. मान लो हमें n vectors का एक सेट दिया हुआ है और हम इनका linear combination को describe कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? It is a vector. Whenever you linearly combine certain vectors, then you get a result as a vector, and it is a vector written as r. a vector r ले लिया मैंने, such that r is equal to lambda 1 times first vector a1 plus lambda 2 times a2. वही बात मैंने जो बताई, you multiply every vector by some scalar and then add. Those scalars can be real numbers. So this summation is a vector quantity क्योंकि addition and subtraction of vector is vector, and therefore this is a vector R called as linear combination of a1, a2, a3, an. So it is defined as R is equal to lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda 3 a3 up to lambda n an. lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n क्या है? तो वो स्केलर्स हैं, रियल स्केलर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, कुछ उसमें से जीरो भी हो सकते हैं, है ना, सारे के सारे भी जीरो हो सकते हैं. तो उस केस में जो लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर सारे लैम्डा सारे स्केलर जीरो हो गए तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एक नल वेक्टर फॉर्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, if I have a vector A I cap plus 2j cap and a vector B 3j cap plus k cap, right? Then can I say that a vector R which is equal to 2I cap minus plus j cap minus k cap is linear combination of A and B? Can I say this? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? Twice I cap plus j cap minus k cap is a linear combination of A and B. It is a true statement. How do you say that it is true statement? Because it is equal to 2A minus B. Very correct. तो हमने फर्स्ट वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो एक वेक्टर बना. अब ये वेक्टर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका और इसका. अच्छा जी, एक और बात, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मान लो एक वेक्टर a है ना, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है. बिकॉज दोनों वेक्टर देखो a और b क्लियरली आप देख सकते हो कि दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर हैं. दे आर नॉट सेम वेक्टर, दे आर अनलाइक वेक्टर्स. सो इफ दीज टू वेक्टर्स आर अनलाइक, व्हाट वी डिड, अगर ये वेक्टर a है तो डबल a वेक्टर क्या हो गया? इसी डायरेक्शन में डबल लेंथ का वेक्टर हो गया. तो ये वाला वेक्टर जो हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया 2a वेक्टर, a का डबल कर रहे हैं.
अच्छा, अगर ये वेक्टर बी था तो माइनस बी वेक्टर किधर हो गया, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ऐसा ये माइनस बी हो गया। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, तो हमारा जो रिजल्टिंग वेक्टर आया बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है सब, ये हमारा आर वेक्टर है। तो ये वेक्टर जो है, अगर ये हमारा बी वेक्टर था और ये ए वेक्टर था, तो ए और बी के प्लेन में ही लाई करने वाला, इन द प्लेन ऑफ ए बी, ये ए और बी वेक्टर का जो प्लेन है इसी प्लेन में लाई करने वाला एक वेक्टर क्रिएट हो गया, क्योंकि दो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को लीनियरली कंबाइन किया, तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से एक प्लेन फॉर्म होता है, और इन दोनों का कोई भी स्केलर मल्टीपल, यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय सम स्केलर, सेकंड बाय सम स्केलर एंड कंबाइन ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे, तो उसी के प्लेन में लाई करने वाला एक वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से उसके प्लेन का कोई वेक्टर बनाया जा सकता है, ये पहले भी मैं बता चुका था, को डिटेल में डिस्कस होता है। इसी तरह से अगर तीन वेक्टर हैं जो लीनियर नॉन कोप्लेनर है, दीस थ्री, तो इनके कॉम्बिनेशन से स्पेस का कोई वेक्टर बना सकते हैं, और वो कॉम्बिनेशन कौन सा, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ऐसे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि एक वेक्टर एस है, ध्यान से सुनना और बताना सही है कि गलत, एक वेक्टर एस है, इट इज इक्वल टू आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप is linear combination of A and B. True? Because it is equal to A vector plus double of B vector. ठीक है जी, समझ रहे हो आप लोग, तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस k कैप भी हो सकता है, 2a प्लस b। इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप भी हो सकता है। इसके लिए क्या किया, कैन यू फिगर आउट, तो फर्स्ट को ट्रिपल से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, 3i कैप प्लस 6j माइनस 3j, तो प्लस 3j माइनस k, 3a माइनस b। तो लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, तो कुछ पॉइंट्स लिख दो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था उसको नोट करो। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स A and B is always a vector lying in the plane containing vector A and B। इसी बात को हम अदर वे राउंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन कोप्लेनर वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर टू देम। कोई भी दो कोप्लेनर नॉन कोलिनियर वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो उन्हीं दोनों वेक्टर के कोप्लेनर होगा, उन्हीं के प्लेन में लाई करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये डिस्कशन पहले हो चुका है, मैं उसको इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं कि x टाइम्स ए को स्ट्रेच कर लो या कॉम्प्रेस करके बनेगा, y टाइम्स बी वेक्टर को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करके बनेगा। फिर इन बिकॉज एक्स ए के कोलिनियर होगा, वाई बी के कोलिनियर होगा, तो उसका जो पैरेललोग्राम बनेगा वो ए और बी से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसी का प्लेन में तो होगा सेम, तो इसका डायगोनल भी उसी प्लेन में होगा। तो ये इसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम बोल रहे हैं कि आप क्रैम करो, इसको पहले भी प्रूव करके दिखाया था, दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप लिखेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर। अब लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, तो अब ये दो तरह की सिचुएशन होगी। अगर एक सेट ऑफ वेक्टर आपको दिया जाए तो वो सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, और उसका क्या मीनिंग होता है, राइट? तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम। इन जनरल डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब यह होता है कि एक वेक्टर रिमेनिंग दो वेक्टर्स से डिपेंडेंट है, एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? इफ आई से A इज डिपेंडेंट ऑन B, that means A can be written as some scalar multiple of B. A is collinear to B.
अगर मैं बोलता हूं कि A is dependent on B and C vector, that means A can be created with the help of B and C vector, तो डिपेंडेंट है. बट इफ A cannot be formed with the help of with the combination of B and C, तो A, B और C से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया. आइडिया तो यही है, बट इसको मैथमेटिकली कैसे हम अकॉम्प्लिश करेंगे वो लिखिए. अ सेट ऑफ वेक्टर A1, A2, A3, AN is called linearly dependent system. सेट मतलब सिस्टम. A system of vector A1, A2, A3, AN is called linearly dependent system if and only if at least one vector of this set, अगर इस सिस्टम का कम से कम एक वेक्टर ऐसा है जो रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्रिएट किया जा सकता है. तो इसी बात को लिख दो, इफ एटलीस्ट वन of these vectors can be obtained by the linear combination of the remaining vector. तो अगर हम इस सेट के किसी भी एक वेक्टर को, कम से कम एक वेक्टर इस सेट में ऐसा है जिसको रिमेनिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट है. अब ये तो हो गया बेसिक मीनिंग, ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका सेंस क्या है. बट मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे उसके लिए मैं आगे एक्सप्रेस करूं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं. जैसे मैं बोलूं दैट 2i minus 3j is linearly dependent on i plus j and i minus j. Is it true or false? I mean to say that this and this, ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं. अब भाई ऐसा करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसको इन दोनों से क्रिएट कर सकते हैं, इन दोनों से क्रिएट कर सकते हैं, या इन तीनों में से किसी भी एक को रेस्ट दो से क्रिएट कर सकते हैं. कैसे इस बात को मैं प्रूफ करूंगा? तो मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा है कि लेट अस अज्यूम दैट 2i minus 3j is equal to x times i plus j plus y times i minus j. अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मेरे को एक भी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी जो इस बात को सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स दैट द सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट. तो इसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो तो आ जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई आई प्लस x माइनस वाई जे. अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2 एंड x माइनस वाई की वैल्यू आ गई -3. दोनों को ऐड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी हाफ, नेगेटिव हाफ. सब्ट्रैक्ट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि 2i minus 3j is equal to half minus half times i plus j and plus 5/2 times i minus j. किसका, एक बात तो क्लियर हो गई ना कि मैंने लिख दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि इस वेक्टर को इन दोनों वेक्टर से बनाया जा सकता है, इस वेक्टर को ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर से क्रिएट किया जा सकता है. तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है. ठीक है जी. तो ये तो हुआ है डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है. चलो अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप बताना है ट्रू और फॉल्स. ए आई plus 3j i and j are linearly independent, are linearly dependent. True or false?
ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्पीक आउट। ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि आई कैप और जे कैप से ये सीधे सीधे बन रहा है। इससे ऑब्वियस क्या हो सकता है? क्योंकि आई कैप और जे कैप एक्स वाई प्लेन के दो वेक्टर हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्स वाई प्लेन का कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है। तो कोई भी वेक्टर आई कैप जे कैप से बन सकता है एक्स वाई प्लेन में, तो ऑब्वियसली ट्रू है। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनना, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट, ट्रू और फॉल्स? तो ये पहला वाला तो ट्रू था, ये ट्रू है कि फॉल्स? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में ही होगा। वेर एज जो हमारा के कैप है, के कैप क्या है? के कैप तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इट इज नॉट इक्वल टू के कैप। एंड सेम लॉजिक, a times j cap plus b times k cap cannot be equal to j cap y I cap. Why? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो वेक्टर है ये इट लाइज इन, अरे जे के वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन का वेक्टर आई कैप क्या? आई कैप इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। तो जो तीन वेक्टर हमने दिए, इन तीनों में से किसी भी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरे को क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से के नहीं बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आई नहीं बनेगा, फर्स्ट और थर्ड के कॉम्बिनेशन से जे नहीं बनेगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंस का मतलब और इंडिपेंडेंस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है? सेंस पहले फील होना चाहिए। अगर वो समझ में, मतलब अगर दो वेक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन में पूछूंगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, आप बताएंगे सही कि गलत है, ट्रू और फॉल्स। टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, and two collinear vectors are linearly dependent। ये दो स्टेटमेंट पर कमेंट करिए, ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स है, और ये ट्रू और फॉल्स है, जल्दी। बोथ आर ट्रू। नॉन कोलिनियर वेक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, कोलिनियर नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर ये ए है और ये बी है, तो बी कैन नॉट बी क्रिएटेड एज लैम्डा टाइम्स ए। क्यों? क्योंकि लैम्डा ए जो होगा इट विल बी ऑलवेज कोलिनियर विद ए, लैम्डा ए। और बी इसके कोलिनियर नहीं है, तो बी कैन नॉट बी इक्वल टू लैम्डा ए। एंड सेम आर्ग्यूमेंट कैन बी गिवन, ए कैन नॉट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स बी।
बी में कुछ भी म्यू ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो म्यू बी जो होगा वो बी के कोलिनियर होगा, ए से नॉन कोलिनियर होगा, तो ए के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब ए का कोई भी मल्टीपल बी नहीं हो सकता, बी का कोई भी स्केलर मल्टीपल ए नहीं हो सकता। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। One part is gone. Second, two collinear vector are dependent. That's very true. ये और ये कोलिनियर है तो डिपेंडेंट है। ठीक है जी। नाउ जस्ट गेट बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन के हमने डिपेंडेंस का मतलब समझ लिया, सभी लोगों को क्लियर हो गया मतलब क्या है। अब इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, तो अब आराम से आप समझ जाओगे। जस्ट राइट डाउन, अगर सेट ऑफ वेक्टर a1 a2 a3 an आर लीनियरली डिपेंडेंट, then mathematically I will say that if there exist the above system is linearly dependent, the above set of vector is linearly dependent if and only if there exists a set of scalars, set of n scalars, there exists a set of scalars lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda n such that ये सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, नॉट ऑल जीरो, such that the linear combination lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda 3 a3 up to lambda n an equal to null vector। अगर मेरे पास n स्केलर्स का एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें सारे स्केलर जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम एक या दो जो स्केलर्स है वो नॉन जीरो होने चाहिए, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लैम्डा 1 जीरो नहीं है। अगर लैम्डा 1 जीरो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, और लैम्डा 1 जीरो नहीं है और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, समझो मैं क्या प्रूफ कर रहा हूं। इफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज नल वेक्टर एंड लैम्डा 1 इज नॉट जीरो, दिस इंप्लाइज लैम्डा 1 a1 क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लैम्डा 2 a2 प्लस लैम्डा 3 a3 प्लस लैम्डा 4 a4 ऑन एंड ऑन लैम्डा n an। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, प्योर वेक्टर का है, इसलिए इसमें बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं, बट ये समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, इसलिए है पेशेंस। अब लैम्डा 1 जीरो नहीं तो डिवाइड बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी, तो ये लैम्डा 1 तो कैंसिल हो गया। तो यहां से हमने क्या अचीव किया कि देन a1 वेक्टर कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ lambda 2 by lambda 1 a2 vector plus negative lambda 3 by lambda 1 a3 vector and on negative lambda n by lambda 1 an vector। तो आई थिंक आवर जॉब इज डन कि अगर इफ आई कैन फाइंड n number of scalars not all zero such that the linear combination this vanishes, that means a1 vector can be written as linear combination of rest। और अगर लैम्डा 2 नॉन जीरो है तो a2 को भी हम रिमेनिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, लैम्डा 3 जीरो है तो a3 को हम, कम से कम एक वेक्टर ऐसा होगा, क्योंकि कम से कम एक स्केलर तो नॉन जीरो है, तो जो स्केलर नॉन जीरो है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब कि वो वेक्टर रेस्ट ऑफ द वेक्टर का पर डिपेंडेंट है, उससे बनाया जा सकता है। तो सिस्टम एक भी वेक्टर रिमेनिंग के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो सकता है, मतलब वो सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, क्योंकि उसमें एक डिपेंडेंट वेक्टर पड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट तब होता है जब सारे के सारे वेक्टर जो सेट में है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी को किन्हीं से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी, तो होपफुली इट इज क्लियर कि डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि फिर टेस्टिंग कैसे करेंगे। अब डिपेंडेंट क्लियर हो गया तो इंडिपेंडेंट भी क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ वेक्टर 4i cap plus 2j cap plus 3k cap, I cap plus j cap, 2i cap plus 3k cap, these three vectors are linearly dependent।
How can I say that they are linearly dependent? Because in order to say that these three vectors are linearly dependent, I have to show that at least one of them can be written as linear combination of remaining two. किसी भी एक को दो से बनाया जा सकता है. हाँ, सेकेंड वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड में ऐड कर दो, है ना? तो 2i कैप एंड 2i कैप 4i कैप एंड 2j कैप एंड 3k कैप. तो वेरी क्लियर. मतलब आपने बोला कि a माइनस 2b माइनस c 0. इसका मतलब आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि 1 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर a प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर b प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर c वैनिशेस. तो अगर एक भी लीनियर कॉम्बिनेशन नल हो रहा है, इसका मतलब है कि सेट लीनियरली डिपेंडेंट है. अब ये नहीं कि आप बोलो 0 टाइम्स a वेक्टर प्लस 0 टाइम्स b वेक्टर प्लस 0 टाइम्स c वेक्टर इज नल वेक्टर, तो abc इंडिपेंडेंट, abc डिपेंडेंट है. नो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके तो सारे के सारे सेट ऑफ वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन को नल वेक्टर बनाया जा सकता है. इसीलिए बोला गया नॉट ऑल जीरो, सारे ऑल स्केलर्स शैल नॉट बी जीरो. कम से कम एक नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए. आई होप यू गॉट इट राइट. इनफैक्ट देखो तो कम से कम एक नहीं होगा, हमेशा दो होंगे. अब इसके बाद लिख दो लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन भी लिख दो. लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन अब अपने आप बना सकते हो. लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या होगा आप बताओ. तो लिख दो अ सेट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट. वही सेम सेट ऑफ एन वेक्टर इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट. कब? if none of these vector, none of the vector of this set can be created with the linear combination of remaining. If none of these vectors can be obtained by the linear combination of remaining vector. but इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ठीक है, दैट इज एक भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं होना चाहिए. दैट इज लैम्डा 1a1 प्लस लैम्डा 2a2 प्लस लैम्डा 3a3 अप टू लैम्डा n. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं. इज नल वेक्टर इफ एंड ओनली इफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 डॉट एंड डॉट लैम्डा n इक्वल टू 0. मीन्स अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इन n नंबर ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तभी नल वेक्टर के इक्वल होगा जब सारे के सारे स्केलर जीरो हैं. इसका मतलब इन टर्न हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन बिकम्स वैनिशिंग अनलेस ऑल द स्केलर्स आर जीरो. एक भी नॉन जीरो सेट ऑफ स्केलर नहीं मिल रहा है जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. तो मैथमेटिकली द अबव सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिशेस इफ एंड ओनली इफ ऑल द स्केलर्स आर जीरो. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आई कैप एंड जे कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि इफ आई से दैट x टाइम्स आई कैप प्लस y टाइम्स जे कैप is null vector, this implies both x y are zero. कैसे इस बात को मैं क्लेम कर सकता हूं? कैन यू प्रूव इट? ये बात को प्रूव कर सकते हो आप? तो इसका प्रूफ करने के लिए मैं क्या आर्ग्यूमेंट दूंगा? मैं बोलूंगा लेट x इज नॉट इक्वल टू जीरो. मान लेता हूं कि x जीरो नहीं है. अगर x जीरो नहीं है एंड x आई कैप प्लस y j कैप इज नल वेक्टर, this implies x I cap is equal to minus y j cap, and this implies I cap is equal to
minus y upon x j cap, and this implies I cap is collinear with j cap. Not possible. ऐसा कैसे हो सकता है कि x एक्सिस और y एक्सिस कोलिनियर हो जाए? x के अलोंग यूनिट वेक्टर y के अलोंग यूनिट वेक्टर के एक ही डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। अगर x नॉन जीरो है, अगर x नॉन जीरो है तो x आई कैप प्लस y जे कैप नल वेक्टर नहीं हो सकता। इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि अगर y नॉन जीरो है तो आप बोलोगे j कैप इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई आई कैप, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया देयरफॉर हम क्लेम क्या कर रहे हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप is null vector implies x and y both are zero. x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा, and therefore I cap and j cap are linearly independent. इसी तरह से आप any two non-collinear vectors are linearly independent, ये प्रूव कर सकते हैं हम। कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में, इन दोनों का प्लेन से ये बाहर है, तो वो भी सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऐसा प्रूव कर सकते हैं। तो नोट कर लो, इसको लिख लो। अब कॉन्सेप्ट है एक तरह से, तो लिखते जाओ। सेट ऑफ एनी थ्री वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन आर लीनियरली डिपेंडेंट। Any pair of non-collinear vector forms a linearly dependent set। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमेशा यूज होंगे, तो इसको नोट करते जाओ। Any pair of non-collinear vectors form a linearly independent set। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, set of any three vector in xy plane are linearly dependent। ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूं कि तीन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो एक को रिमेनिंग दो से क्रिएट कर सकते हैं। Because any vector lying in xy plane can be written as linear combination of two vectors in that plane। Set of three vectors I j k are linearly independent, अभी मैंने प्रूफ किया। I cap j cap k cap linearly independent है कि नहीं? जैसे मैंने पहले वाले को प्रूफ किया, I cap j cap और x I cap y j cap ये डिपेंडेंट है, ऐसे ये तीनों इंडिपेंडेंट है, प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Can you prove that x I cap plus y j cap plus z k cap is null vector implies x equal to y equal to z equal to 0? है कि नहीं? नहीं, कोलिनियरिटी नहीं, कोलिनियरिटी नहीं। आप बोलोगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा जब सारे स्केलर जीरो हो। बिकॉज इफ पॉसिबल लेट x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं मान लेता हूं कि x नॉन जीरो है तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि x i कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y j कैप प्लस z k कैप, and therefore I can claim that I cap is equal to minus y upon x j cap plus z upon x k cap। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला? ये राइट हैंड साइड वाला वेक्टर क्या है? इट इज अ वेक्टर lying in the plane of yz, vector in the plane of y and z, yz plane। बट लेफ्ट हैंड साइड आई कैप क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू yz प्लेन। भाई ये कैसे हो सकता है कि yz प्लेन का एक वेक्टर है, वो yz प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसी प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? भाई नहीं हो सकता, ये देख लो। जो वेक्टर आप बोल रहे हो ये yz प्लेन है सब, दिस इज yz प्लेन, ये वाला, दिस वेक्टर इज yz प्लेन, ये प्लेन yz है।
अब जो ये वाला राइट साइड वाला वेक्टर लिख रहे हो, ये इसी प्लेन का कोई वेक्टर है, इस प्लेन में लाई करने वाला कोई वेक्टर है, ऐसा कोई वेक्टर है, ऐसा कुछ। और जो ये वाला वेक्टर है आई कैप, इधर है, इधर इधर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल दैट दिस विच इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन इज सेम एज सम वेक्टर इन द प्लेन? कोई वेक्टर अपने परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? इसलिए ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्स भी नॉन जीरो हो सकता है, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इम्पॉसिबल हो गया ना, इम्पॉसिबल, मतलब एक्स हैज टू बी जीरो। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा। ठीक है जी। या ले मैं लैंग्वेज में जाओ तो आई और जे से के नहीं बना सकते, जे और के से आई नहीं बना सकते, और के और आई से जे नहीं बना सकते, तो ये भी आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया क्या? ये डिस्कशन तो समझ में आई गया। तो हमने क्या कंक्लूड किया फाइनली इस पूरे डिस्कशन में? 2 पॉइंट्स कंक्लूजन लिख लो। पहला, टू सिंगल वेक्टर, ऐसे लिखो, सिंगल वेक्टर is always linearly independent। सिंगल मतलब नॉन जीरो वेक्टर, सिंगल नॉन नल वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर। दूसरा पॉइंट, टू कोलिनियर वेक्टर्स, ध्यान से, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। तीसरा पॉइंट, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। चौथा पॉइंट, सारे पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझते जाओ साहब। जब मैंने बोला दो कोलिनियर वेक्टर है, तो इससे इसकी लाइन ऑफ एक्शन का कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। अगर ये ए है तो ये बी है, तो बी और ए क्रिएट हो सकते हैं, बी से ए बन सकता है, ए से बी बन सकता है, स्केलर मल्टीप्लाई करके, है ना। नॉन कोलिनियर वेक्टर मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ओके, ये ए है और ये बी है, तो ए में कुछ भी मल्टीप्लाई करके बी नहीं बनेगा, बी में कुछ भी मल्टीप्लाई करके ए नहीं बनेगा, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये बात भी फैक्चुअली सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आगे चलते हैं। 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और फिर इन दोनों वेक्टर का जो प्लेन है, इसी प्लेन में अगर तीसरा वेक्टर है, इसी प्लेन में है, तो ये डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए और बी की हेल्प से ए बी के प्लेन का कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। एंड चौथा पॉइंट, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज linearly independent। This is again the most important point। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर से एक प्लेन क्रिएट हो रहा है, दो वेक्टर से, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, तो उनसे एक प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन फॉर्म हो जाएगा, ये वाला। और इन दोनों के ए और बी से, ए और बी के प्लेन का कोई भी वेक्टर बन सकता है, तो एनी वेक्टर इन दिस प्लेन विल बी एक्स ए प्लस वाई बी, that is it is obtained by linear combination of a and b, but definitely means any vector xa plus yb will lie in the plane of ab, but suppose there is a vector which is not in the plane of ab, if a vector is doesn't lie in the plane of ab, ऐसे कोई वेक्टर, सॉरी ऐसे कोई वेक्टर ऐसा इस प्लेन से बाहर है, c वेक्टर, तो c cannot be xa plus yb because it doesn't lie in the plane of ab।
तो अगर 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं तो ये लीनियरली ए और बी और सी लीनियरली क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन था उसमें हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही था कि जो वेकेशंस के पहले जो हम लोग कर रहे थे उस पर थोड़ा सा रिव्यू कर लें, उस पर थोड़े क्वेश्चंस कर लिया जाए, प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन का सेंस क्या होता है, उससे आउटकम जो बनता है उसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि कुछ वेक्टर से कुछ और वेक्टर्स क्रिएट करना, प्लेन वेक्टर से प्लेन क्रिएट करना, वेक्टर से स्पेस क्रिएट करना, क्योंकि इंडिपेंडेंटली तो कुछ एक वेक्टर ही ना, 2 वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो पूरा उसका प्लेन का सारा वेक्टर बन गया, मतलब पूरा प्लेन क्रिएट हो गया। ऐसे 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर से पूरा स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। इस बात को समझना, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन का डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस और उसके एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग ये करेंगे कि हाउ टू टेस्ट दी डिपेंडेंस, कि सेट ऑफ वेक्टर दिए हैं तो उनका इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस टेस्ट कैसे करेंगे, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी आप लोगों का वेक्टर्स पे मैं अभी देख करके बता देता हूं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, सो दैट डाउट सेशन में उसको डिस्कस किया जाए। आपका एक एडिशनल डाउट सेशन में मैं प्लान करूंगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा इसी वीक में। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।